आपको इंटर के जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कराएंगे। पहला चैप्टर में पुष्पीय पादपों में जन्म के बारे में। तो जन्म में जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इंटर के परीक्षा बोर्ड के लिए, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले आप देखिए परागण की घटना क्या होती है। क्या कहा गया? परागण। तो परागण का मतलब ये होता है जब पराग कण पराग कोश से मुक्त होता है। तो परागकण पराग कोश से मुक्त होगा, अर्थात पराग कोश फटेगा, परागकण निकलेगा। तो अगर परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, मादा फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस घटना को हम परागण कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। पराग कोश से परागकण निकलकर यदि मादा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे हम परागण कहते हैं। अब देखिए परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है। एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण की घटना क्या है, पहले इसको देखिए। स्वपरागण में देखिए एक ही पौधे की आवश्यकता है। स्वपरागण हो रहा है तो एक ही पौधों में होता है। क्या होता है? एक ही पौधों में। देखिए इसमें दो कंडीशन आ जाता है। या तो जो पौधा हो उसे द्विलिंगी आप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी का तात्पर्य क्या होता है? अगर एक ही पौधे के फूल में अगर नर मादा दोनों एक ही फूल में है, या तो एक ही पौधे के फूल दो हों, एक नर फूल हो एक मादा फूल हो, एक ही पौधे पर हो, तब अगर इसमें परागण की घटना होती है तो उसे हम स्वपरागण कहेंगे। अब स्वपरागण के लिए कैसे परिभाषित किया जाएगा उसको हम बता रहे हैं। स्वपरागण में परागकण उसी पौधे के यदि अन्य नर भाग मतलब मादा भाग के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पौधे के फूल पर, तब भी स्वपरागण होगा। या तो परागकण निकल जाए और उसी फूल के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो यह स्वपरागण की घटना हो जाती है। लेकिन अगर परपरागण है तो परपरागण का मतलब ये होता है, इसमें एक लिंगी पौधों में होता है। किस पौधे में होता है? एक लिंगी पौधों में। एक लिंगी जो पौधे होते हैं इसमें नर जो पुष्प होगा अलग पौधे पर और मादा जो पुष्प होगा अलग पौधे पर होगा। अब नर का भाग से मतलब परागकण निकलेगा, लेकिन मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। तो देखिए माध्यम क्या बनता है आपका? माध्यम या तो जंत हो जाएगा, या तो वायु हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अब इसमें तीनों के विधि के तीनों माध्यम द्वारा, अगर एक साथ तो तीनों चलेगा नहीं, तीनों के लिए अलग अलग माध्यम मतलब अलग अलग पौधों के लिए अनुकूल होता है। तो देखिए अब इसकी परिभाषा हम क्या देंगे परपरागण की। परपरागण में एक पौधे के फूल से नर भाग से परागकण निकलेगा और दूसरे पौधे के मादा भाग के फूल पर वर्तिकाग्र पर वह परागकण पहुंच जाता है। तो इस घटना को हम परपरागण कहेंगे। तो हमने बताया परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम आपका हमने तीन बताया, या तो जंतु होंगे, या तो वायु होगा, या तो जल होगा, जो कि परागकण को मादा भाग की वर्तिकाग्र पर पहुंचाएगा। अगर जंतुओं द्वारा परागण होता है, अगर परागकण को पहुंचाने के लिए माध्यम जंतु बनते हैं तो उसे जंतु परागण कहा जाएगा। अगर माध्यम परागकण को पहुंचाने के लिए वायु बनता है तो उसे वायु परागण कहा जाएगा। अगर परागकण को पहुंचाने के लिए जल माध्यम बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जल परागण कहा जाएगा। तो अब इसके लिए फूलों पर निर्भर रहता है। देखिए अगर जंतु परागण होना है तो फूलों में परिवर्तन क्या देखेंगे? फूल बड़ा होगा, चटकीले रंग का होगा, उसमें मकरंद चाहिए और गंध भी चाहिए।
तब जाके कीट उस फूल पर बैठेगा। तो आपका हो जाता है जंतुओं द्वारा परागण, जो फूलों में ये आवश्यक होता है। और आपका वाय परागण, तो वाय परागण में ये निश्चित है कि परागकण की अधिक मात्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब परागकण जितने होंगे वो तो पहुंचने में कुछ परागकण तो नष्ट हो जाएंगे, तो उसमें से कोई कुछ ही परागकण पहुंच पाएंगे। तो वाय के लिए जो फूल होता है, तो देखिए फूल का आपका चटकीला रंग नहीं होना चाहिए, ना तो मकरंद चाहिए, ना तो गंध चाहिए, और छोटे फूल खुले अवस्था में रहे, तो ये तो आपका वायु द्वारा हो जाएगा। और जल द्वारा जो है, तो जल परागण के लिए परागकण आपका वायु परागण के लिए देखिए परागकण भी हल्का होना चाहिए। और जल परागण के लिए जल में भी आपका ना तो फूलों का रंग चटक होना चाहिए, ना तो मकरंद होना चाहिए, ना तो गंध होना चाहिए। ये सबकी आवश्यकता जल में भी नहीं पड़ती है। अब ये तो परागण के बारे में था। अब देखिए अगर स्वपरागण होता है तो उससे लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो लाभ क्या होता है? देखिए स्वपरागण एक ऐसी घटना है जो परागण होना सुनिश्चित होता है। सुनिश्चित है, परागण क्या है? सुनिश्चित है, क्योंकि परागकण उसी पौधे से उसी आपका मादा के भाग पर उसी पौधे के मादा फूल पर पहुंचना है, तो इसमें आपका परागण जो है ये लाभ होता सुनिश्चित रहता है। या इसमें संकर बीज नहीं बनते हैं, या इसके जातियों में परिवर्तन नहीं आता है। अब हानि क्या हो जाती है? अब अगर बार बार स्वपरागण की घटना होगी तो जो बीज बनेगा हल्का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और संख्या घट जाती है। या स्वपरागण से आपकी नई जाति नहीं बनती है, जातियां क्षीण हो जाती है, जो पौधा बनता है, ये हानि है। और आपका ये पर स्वपरागण से था। अब पर परागण में क्या होता है? पर परागण से लाभ होता है। देखिए पर परागण से एक संकर जाति बनती है, क्योंकि दो पौधों के बीच होता है, तो पौधा जो बनेगा बीज उन्नतशील होगा। और इसमें हानि क्या होती है? अगर पर परागण हो रहा है तो कोई सुनिश्चित है ही नहीं कि परागण होगा, पहले तो एक मतलब हानि होता है। या तो अगर इसमें भी बीजों की संख्या घट सकती है, तो यह आपका हानियां था। अब देखिए अगला पॉइंट पर हमारे हैं जो इम्पॉर्टेंट बहुत ही है, द्वितीयक निषेचन। क्या है? द्वितीयक निषेचन। द्वितीयक से नाम ही दो बार है, तो दो बार निषेचन। तो देखिए बीजाणु की संरचना हम बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि कैसे द्वितीयक निषेचन होता है। देखिए बीजाणु आपका जो होता है ये अंडाकार की आकृति का होता है, ठीक। अब यहां भी आपके तीन कोशिका पाई जाती हैं, तीन कोशिका पाई जाती हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? देखिए तीन कोशिका यहाँ होती हैं और तीन कोशिका यहाँ होती है। इसमें से एक कोशिका का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं। अब इसमें ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिका है, ये केंद्रीय द्विध्रुवीय कोशिका है। ये आपका इसे जो कहा जाता है तीन कोशिका यहाँ भी होती है। अब देखिए अगर आप ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीजांड में कितने कोशिका तथा कितने केंद्रक होते हैं, तो इसमें एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, छह कोशिका और सात कोशिका। सात कोशिका है, लेकिन केंद्रक की संख्या देखिए, एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, पांच केंद्रक, छह केंद्रक, सात केंद्रक और आठ केंद्रक। कई केंद्रक है? आठ केंद्रक। सात कोशिका और आठ केंद्रक है। अब देखिए क्या होता है, जब पराग नलिका बनती है तो उससे नर युग्मक आता है। क्या आता है? नर युग्मक आता है। नर युग्मक आ रहा है तो नर युग्मक का केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मकों का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। कई नर युग्मक बन जाते हैं? दो नर युग्मक बन जाता है। अब एक नर युग्मक जो होता है आपका इस अंड कोशिका के केंद्रक से समेकित या मिल जाता है, तो इसे अब
देखिए ये सत्य निषेचन से भी कहा जाता है। अगर अन्य कोशिका से नर मिलता है तो उसे सत्य निषेचन कहा जाता है। अब यहाँ जो द्विध्रुवित हो जाता है, दो केंद्रक है तो द्विध्रुवित हो जाता है, इससे बन जाएगा भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण बन जाता है। अब एक जो नरिपक होता है वो यहाँ से जाके कहाँ मिलता है? इस द्विध्रुवीय कोशिका या द्विध्रुवीय केंद्रक से मिल जाता है। तो यहाँ 3 केंद्रक बन गया, तो 3 केंद्रक को त्रिसमेकन कहा जाता है। अब इससे बन जाता भ्रूण कोष बन जाता है, इससे क्या बन जाता? भ्रूण बन जाता है। अब देखिए 2 बार निषेचन हो गया, एक बार अंड कोशिका से, एक बार द्विध्रुवीय कोशिका से हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक निषेचन। अब ये छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक निषेचन कहा जाता है। अब देखिए आपका अंतर कुछ हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अंतर। तो अंतर हम बता रहे हैं, देखिए उभय लिंग स्तरेही और एक लिंग स्तरेही। उभय माने आप जान रहे हैं कि नर मादा दोनों होगा। नर मादा अगर दोनों है, देखिए हम बता रहे हैं जब नर और मादा पुष्प एक ही पौधों में होते हैं, ये दोनों अंतर बता रहे हैं, उभय लिंग स्तरेही और एक लिंग स्तरेही। अगर नर और मादा पुष्प जो है एक ही पौधों में है तो वह एक अच्छी मतलब उसे एक ही पौधे में होगा, तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंग स्तरेही कहा जाएगा, या कहा जाए एक आक्षसीय कहा जाएगा। जैसे आपका लौकी हो गया, कद्दू हो गया और खीरा हो गया, ये सब उभय लिंग स्तरीय होते हैं क्योंकि नर और मादा पुष्प एक ही पौधों में होता है। तो ये तो इसमें अंतर हो गया। एक लिंग स्तरीय, एक लिंग माने एक लिंगी। अगर नर और मादा पुष्प 2 पौधों में है तो उसे एक लिंग स्तरीय कहा जाएगा। अब ये आपका एक लिंगी जो पौधा होता है, तो एक लिंगी पौधों में आपका जैसे देखिए पपीता हो गया, सहतूत हो गया, ये सब क्या है? एक लिंग स्तरीय है। इनमें नर और मादा पुष्प 2 पौधों में होते हैं, तो एक लिंग स्तरीय हो जाएगा। ये दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए असंगत जन्म अनिषेक फलन में अंतर। असंगत जन्म अनिषेक फलन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। असंगत जन्म मानी ये होता है कभी कभी पौधों में ना तो संलग्न होता, संलग्न माने नर मादा का युग्मकों का मिलना, ना तो संलग्न नहीं होगा, संलग्न नहीं होता है, और ना ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इन दोनों के बिना भी अगर आपका बीज का निर्माण हो जाता है तो इनके अनुपस्थिति में तो सिर्फ क्या कहेंगे? असंगत जन्म, यानी नए पौधे का निर्माण हो गया। किसका हो गया? नए पौधे का निर्माण। तो हमने असंगत जन्म में क्या होता है, देखिए कभी कभी ना तो युग्मक संलयन होगा, या तो ना तो निषेचन क्रिया होगी, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके बिना भी अगर नए पौधों का निर्माण हो गया तो उसे असंगत जन्म कहा गया। अनिषेक फलन में क्या होता है? अनिषेक फलन में अंडाशय के बिना निषेचन के, अंडाशय का निषेचन, अंडाशय क्या बोले, बिना अंडाशय के निषेचन के अगर फल का निर्माण हो गया, जैसे अनिषेक बिना निषेचन के, अंडाशय में निषेचन होना है, तो अंडाशय के बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो गया तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी ढंग से हम वीडियो आप सबको लोड करते रहेंगे। वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन की घंटी बजाइए, लाइक कीजिए, तो आपको संपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा।